पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, राहुल गांधी के सामने बीजेपी अब इतनी लाचार हो गई है कि उन्हें 50 गाली देने की बात अब बीजेपी के नेता करने लगे हैं। दरअसल आज बिहार में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने साफ शब्दों में कहा है कि 50 गाली राहुल गांधी को दे सकते हैं, जिससे बीजेपी की खीज और डर दोनों नजर आ रहा है। आप जानते हैं कि राहुल कल बिहार पहुंच रहे हैं। 5 महीनों में 5वीं बार राहुल गांधी बिहार जाएंगे और इस बार भी संविधान के सम्मान की बात वहां करेंगे, दलितों पिछड़ों के हक की बात करेंगे, इनको हक दिलाने की बात करेंगे। राहुल गांधी ने अपने दौरे से पहले नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोलते हुए। क्या कुछ ट्वीट में लिखा है जरा आपके सामने रखना चाहता हूं। ट्वीट में राहुल गांधी लिख रहे हैं कि 20 साल तक सत्ता में रहने के बाद भी नीतीश जी की डबल इंजन सरकार न तो बिहार को सुरक्षा दे पाई, न सम्मान और न ही विकास। अपराध, बेरोजगारी और पलायन, यही नीतीश बीजेपी सरकार की असली पहचान बन चुकी है। जनता को लाचार बनाकर सत्ता से चिपके रहना ही इनका एजेंडा है। नीतीश सरकार न्याय नहीं बल्कि सिर्फ सत्ता की राजनीति का प्रतीक बन चुकी है। अब बहुत हुआ, समय आ गया है कि हम अन्याय के इस चक्र को तोड़ें और बिहार को सुरक्षा, स्वाभिमान और सम्मान की राह पर आगे ले चलें। यहां पर राहुल गांधी, तो राहुल बिहार के सम्मान की बात कर रहे हैं और बिहार बीजेपी के नेता राहुल गांधी को 50 गाली देने की बात कर रहे हैं। आइए सुन लीजिए क्या कुछ कहा है दिलीप जायसवाल ने। उन्हीं की जुबानी राहुल गांधी को आखिर 50 गालियां देने की जरूरत उन्हें क्यों महसूस हो रही है। दिलीप जायसवाल भाजपा प्रदेश के अध्यक्ष हैं, बिहार प्रदेश के भाजपा से अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, सुनिए। बकथेथी करने वाला, थेथरोलॉजी करने वाला नेता नहीं होता है। तो थेथरोलॉजी करने वाले सबको रोड पर ले आते हैं। अरे गाली बकना, उल्टा सीधा बोलना, हमको बोलिए ना 50 गाली राहुल गांधी को बक देंगे। हमारे गांव में तो और खतरनाक गाली सब लोग बोलता है। मास्टर को भी बोलते थे, पढ़ाने के वक्त तो बोलते थे मत तोरी मैं मास्टर बात के ना पढ़ तो कौन गाली। ये राहुल गांधी को पता नहीं है कि गाली की। अब देखिए कितना बेशर्म आदमी है ये, कितना बेशर्म है ये। राजनेता कैसे बन गया ये आदमी, आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। बेशर्मी की हद है। लेकिन ये कह रहे हैं कि मास्टर को भी गाली और उसके बाद वो बोल भी रहे हैं। तो ऐसे बेशर्मों की टीम है भाजपा के पास बिहार में, जिसका अध्यक्ष है ये आदमी। खैर, लेकिन राहुल गांधी पर हमले कर बीजेपी अपनी कमजोरी दिखा रही है या अपनी उस कमजोरी को छिपाने की कोशिश कर रही है, जिसे अब जनता लगातार देख रही है। अभी बेंगलुरु मामले में भी बीजेपी ने जिस तरह कांग्रेस सरकार को हटाने की शुरुआत कर दी है और लगातार मांग कर रही है, उससे जाहिर है कि बीजेपी के लिए सत्ता से बढ़कर कुछ नहीं है। दरअसल संबित पात्रा ने कांग्रेस सरकार से इस्तीफे की मांग की है, तो भूपेश बघेल ने संबित पात्रा को हाल की कुछ घटनाएं और उनकी प्रतिक्रिया याद दिला दी है। दरअसल जो कल भगदड़ मची वहां बेंगलुरु में, आरसीबी की जीत हुई, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, और वो भी आईपीएल में। उसके बाद चिन्नास्वामी स्टेडियम में वहां उसको सेलिब्रेट करने के लिए चिन्नास्वामी स्टेडियम की कैपेसिटी 30 से 35 हजार की, पहुंच गए 2 लाख के लगभग लोग और वहां पर भगदड़ मची। 11 लोगों की जान चली गई, निर्दोषों की जान चली गई। इसके बाद बीजेपी कह रही है कि सरकार और वहां के मुख्यमंत्री खासकर वो इस्तीफा दें। लेकिन भूपेश बघेल, पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के, वो कह रहे हैं कि आइए जरा आपको कुछ हम और डाटा दे देते हैं, फिर इस्तीफा मांग लीजिए। सुनिए जरा यहां भूपेश बघेल को। को भी गिरफ्तार किया, मानसिक रूप से पैदल है। दिल्ली में जब रेलवे स्टेशन में भगदड़ हुआ तो रेल मंत्री से इस्तीफा मांगा था क्या संबित पात्रा? मांगा। पहलगाम में 26 लोग की मृत्यु हो गई। गृह मंत्रालय सुरक्षा देने में नाकाम रहे, तो संबित पात्रा जी गृह मंत्री से इस्तीफा मांग ले, रेलवे मंत्री से इस्तीफा मांग ले, है ना। उसके बाद बोले ये बेहद, जो कर्नाटक में बेंगलुरु में जो घटना घटी वो बेहद दुखद है और पूरी संवेदना मृतकों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं और न्यायिक जांच की घोषणा हो गई है। अभी तो भाई 22 अप्रैल की घटना है ना। कौन सी जांच चल रही है, उसे क्या रिपोर्ट आया, सुरक्षा में चूक क्यों हुई,
क्यों उसको मेडिकल सपोर्ट क्यों नहीं मिला, और वहाँ एनएसजी और पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस को उतारने बजाय एचएम क्यों उतरा पहलगाम में। यहाँ तक कम से कम तत्काल आपने जांच की घोषणा कर दी, पहलगाम में जांच की घोषणा नहीं है। तो संबित पात्रा जी पहले इनके बारे में उत्तर दे, यहाँ तो जांच शुरू होगी, उसकी जांच। तो सुन रहे थे आप साफ यहां संबित पात्रा जी, आप पहले उन तमाम सवालों का जवाब दीजिए जो सवाल आपका पीछा कर रहे हैं। जैसे पहलगाम में आखिर वो 4 आतंकी कहां गए और उसको लेकर आपने क्या किया, और पहलगाम की घटना में 26 लोग जो निर्दोष मारे गए उस पर क्या देश के गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया? सवाल उठता है, बड़ा सवाल है। लेकिन इसके अलावा जो भगदड़ मची थी हाथरस में, उस पर क्या योगी सरकार ने या योगी जी ने इस्तीफा दिया? जो भगदड़ मची थी महाकुंभ में, उस पर क्या योगी आदित्यनाथ ने इस्तीफा दिया? ऐसे बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिस पर इस्तीफे मांगे जा सकते हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर घटना घटी, इतने लोग मारे गए, क्या रेल मंत्री ने इस्तीफा दिया? जब आपने नैतिकता को ताक पर रख दिया है तो किसको नैतिकता का पाठ आप पढ़ाने की बात कर रहे हैं? आज जो घटना घटी है उस घटना पर हाई कोर्ट ने भी स्वतः संज्ञान लिया है। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री के बयान पर कोई जवाब संबित पात्रा दे सकेंगे इसकी कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि बीजेपी अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ने और हर मुद्दे का राजनीतिकरण करने में माहिर है। आप जानते हैं उसकी सत्ता इसी के सहारे चलती है। अभी बेंगलुरु हादसे में बीजेपी का यही रवैया दिख रहा है, जबकि यहां कर्नाटक सरकार ने न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं। हाई कोर्ट ने भी स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई की है और सरकार से सवाल के साथ साथ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी और कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन को भी नोटिस भेजा है। इस मामले में सिद्धारमैया हो या डीके शिव कुमार हो, वो पीड़ितों से भी मिल रहे हैं और मीडिया को भी जवाब दे रहे हैं। लेकिन याद कीजिए, इसी हाथरस, महाकुंभ, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, ऐसे तमाम मामलों में जिम्मेदारी लेना तो दूर, बीजेपी ने इतना तक नहीं बताया कि मृतकों के आंकड़े क्या थे, महाकुंभ में कितनी बार भगदड़ मची। सवालों से बचने का यही रवैया गलवान घाटी से लेकर पुलवामा और पहलगाम तक चला आ रहा है। गलवान घाटी में आप याद कीजिए, जब सवाल पूछे गए नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था, न कोई घुसा है न कोई घुसेगा। लेकिन क्या हुआ, हमारे 21 सैनिक मारे गए थे। वो 21 सैनिक मारे गए, उसके बाद फिर उसको लेकर भी राजनीति चली। चुनाव उस समय भी बिहार के थे, चुनाव उसके बाद पश्चिम बंगाल के होने थे, 2020-21 की बात है, आप याद कीजिए। खैर, तो ये लगातार चला आ रहा है, चाहे गलवान घाटी हो, गलवान हो, चाहे पुलवामा हो, चाहे पहलगाम हो। अब मोदी विश्व पर्यावरण दिवस को भी ऑपरेशन सिंदूर से जोड़ते हुए दिख रहे हैं। इधर आज आप जानते हैं 5 तारीख है, विश्व पर्यावरण दिवस है और इस दिन पेड़ पौधे लगाते हैं ताकि पर्यावरण को सुंदर बनाया जा सके, सहेजा जा सके। लेकिन आज एक अलग ही कारनामा नरेंद्र मोदी ने किया है। पिछले साल तक हमने देखा एक पेड़ मां के नाम था। अब कुमकुम का पौधा, जिसे सिंदूर का पौधा के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, कहा जाता है, उसे रोपकर नरेंद्र मोदी ने इसे भी राष्ट्रवाद से जोड़ दिया है और अपनी राजनीति साधने की कोशिश की है। जरा ये तस्वीर देखिए, नरेंद्र मोदी ये पौधा जो लगा रहे हैं कुमकुम का पौधा है, जिसे सिंदूर का पौधा भी कहते हैं, और इस पे ये जो लिख रहे हैं कि 1971 के युद्ध में साहस और पराक्रम की अद्भुत मिसाल पेश करने वाली कच्छ की वीरांगना माताओं बहनों ने हाल ही में गुजरात के दौरे पर मुझे सिंदूर का पौधा भेंट किया था। विश्व पर्यावरण दिवस पर आज मुझे उस पौधे को नई दिल्ली के प्रधानमंत्री आवास में लगाने का सौभाग्य मिला है। ये पौधा हमारे देश की नारी शक्ति के शौर्य और प्रेरणा का सशक्त प्रतीक बना रहेगा। नारी शक्ति के शौर्य और प्रेरणा का सशक्त प्रतीक बना रहेगा, और प्रतीक बनाना ही चाहते हैं तो तत्काल जो महिला आरक्षण है उसको आप लागू कर दीजिए। उसके लिए आपने वेटिंग 10 साल क्यों बना दिया है, ये तो पूछा जाएगा। नारी शक्ति का इतना ही ख्याल है तो। दरअसल इस देश में और
खासकर जब से नरेंद्र मोदी सत्ता पर काबिज हुए हैं तब से जाति, धर्म, इतिहास, खान पान, रंग, कपड़े सब पर राजनीति करते करते अब पेड़ पौधों के राजनीतिकरण की शुरुआत हो चुकी है। सिंदूर की बात दूर चली गई, घर घर सिंदूर पहुंचाने की कहानी खत्म हो गई और वो जो बलून था वो ऊपर भेजने से पहले ही गुब्बारा जो था वो फूट गया। तो उसके बाद अब एक पौधा लेके आए हैं, शायद आपके घर भी कोई पौधा लेकर आ जाए, कहे कि ये सिंदूर का पौधा है, रख लो। यानी राजनीति अब पेड़ पौधों के जरिए होगी। तो आइए दोस्तों, आज चर्चा करेंगे कि आखिर हर चीज पर राजनीति करने के बावजूद राहुल गांधी को गाली देने की नौबत बीजेपी के सामने आखिर क्यों आई? क्या राहुल गांधी का सामना नहीं कर पा रही है बीजेपी? और इससे भी बड़ा सवाल कि बेंगलुरु की घटना पर राजनीति करते हुए बीजेपी को क्या इतनी शर्म नहीं आती कि उसके प्रदेशों में अगर ऐसी घटना घटती है तो न ट्वीट करते हैं नरेंद्र मोदी किसी भी दुर्घटना पे, और न ही किसी मुआवजे की बात होती है, और न ही किसी ऐसी जांच या ऐसे इस्तीफे मांगने की बात आती है। क्या ये सारी चीजें विपक्ष के लिए लागू होती हैं? सवाल तो है, जवाब चाहिए। आइए जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी